everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about यूनिफॉर्म कोस्टिंग एंड इंटरफर्म कंपैरिजन। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, फुल चैप्टर इस वीडियो में कवर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं कि यूनिफॉर्म कोस्टिंग क्या होती है और इंटरफर्म कंपैरिजन क्या होता है, इसे अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इंटरफर्म कंपैरिजन क्या होता है। इंटरफर्म कंपैरिजन में कंपेयर किया जाता है डिफरेंट कंपनीज, सब्सिडरीज एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर्स को, ठीक है। और जो परफॉर्मेंस है यहाँ पे कंपेयर की जाती है बाय प्रिपेयरिंग की अकाउंटिंग रेशोज़, ताकि पता लगाई जा सके कि उनकी परफॉर्मेंस टू द पॉइंट है और नॉट, ठीक है। ये होता है इंटरफर्म कंपैरिजन। नेक्स्ट है कि अब यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या होती है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मतलब है, यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसा। तो इसमें क्या होता है कि एक जैसे कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स यूज़ करे जाते हैं बाय सेवरल अंडरटेकिंग्स। अब इसकी डेफिनेशन करते हैं। इसमें बोथ ऑफ दीज आर इंक्लूडेड, जो यूनिफॉर्म कोस्टिंग है वो भी और कंपैरिजन भी होगा इसमें। तो एक कॉमन सिस्टम है, ठीक है, जो एग्रीड कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स यूज़ करता है, ताकि जो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं सेम इंडस्ट्रीज़ में वो उसे अडॉप्ट कर सकें, ताकि वो डील कर सकें विद अकाउंटिंग सिस्टम के साथ, मींस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। और जो ऑब्जेक्टिव है वो फैसिलिटेट करेगा इसका इंटरफर्म कंपैरिजन। दोबारा से सुन लो, एक कॉमन सिस्टम है जहाँ पे कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जो हेल्प करते हैं डिफरेंट एंटिटीज़ को सेम इंडस्ट्रीज़ में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से डील करने में, एंड जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे इसके वो इंटरफर्म कंपैरिजन के साथ लिंक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ यूनिफॉर्म कोस्टिंग। तो इसमें मोस्टली सारे प्रिंसिपल्स ही सेम ही है। फर्स्ट है हमारा कि सेम कोस्टिंग प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं सारे मेंबर यूनिट्स के पास। तो सेकंड है जो कोस्ट स्टेटमेंट है और रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं वो सिमिलर प्रिंसिपल्स पे बनाई जाती हैं और यूनिफॉर्म बेसिस होती हैं। फिर थर्ड है कि जो अकाउंटिंग पीरियड है वो भी सेम होता है। देन फोर्थ है जो मेंबर यूनिट्स जो हैं अडेप्ट करेंगे वो कोस्टिंग सिस्टम सिमिलर होना चाहिए। टेक्निक्स एंड सिस्टम फॉर कलेक्शन, एसरटेनमेंट एंड कंट्रोल ऑफ कोस्ट। तो ये सारे फीचर्स हैं इसके। स्कोप में क्या है यूनिफॉर्म कोस्टिंग में कि कहाँ कहाँ पे ये अप्लाई हो सकती है और इसका स्कोप कहाँ तक लिमिटेड है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ ब्रांचेस होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं और नंबर ऑफ़ ब्रांचेस के सेम इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये अप्लाई हो सकती है। और कुछ इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे सिमिलर टाइप के काम हो रहे हों, जैसे प्रिंटिंग प्रेस हो सकता है, होटल्स हो सकता है, शुगर, सीमेंट, प्लास्टिक, जूट, वुलन, कॉटन, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, रोड ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ों में यूनिफॉर्म कोस्टिंग अप्लाई हो सकती है। एंड कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, अपने कंट्रोल करती हैं यूनिफॉर्म कोस्टिंग को खुद ही, और कुछ क्या करती हैं डिफरेंट यूनिट्स बनाती हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नीड का। नीड क्यों पड़ती है यूनिफॉर्म कोस्टिंग की। पहला तो है साइज़ ऑफ बिजनेसेस का। मोस्टली यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज होती है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ और यूनिट्स में साइज़ की। तो ये डिफरेंस क्यों पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे डिवीज़न ऑफ वर्क, ठीक है, हम डिवाइड करते हैं। कई बार लेबर और स्टाफ ज़्यादा होता है, कई बार कम होता है, तो उसके भी हाफ पे होता है। डिवीज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी, वर्क के भी हाफ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवीज़न होंगी। एंड देन लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर, कितने खर्चे हो रहे हैं। तो ये अगर जो लार्ज है कंसर्न तो ज़्यादा होएंगे, अगर स्मॉल कंसर्न है तो कम होएंगे। एंड अगर स्मॉल कंसर्न है तो ये प्रॉब्लम आ जाती है वो एक बंदे या दो बंदे के थ्रू चलाई जा रही है और वहाँ पे कोई सिस्टम की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती, ठीक है। तो बिग कंसर्न्स में ही मोस्टली ये अप्लाई होती है। फिर उसके बाद आ गया नेचर ऑफ बिजनेस। अब जो नेचर है वो डिफ़र करता है फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के बेस पे या टाइप्स ऑफ मशीन्स के बेस पे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो प्रोडक्ट में डिफरेंस आ जाता है डिफरेंट कंसर्न का, कि कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे रॉ मटेरियल है उसमें डिफरेंस आ सकता है, फिनिश्ड गुड्स में आ सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बेस किस पे करती हैं, साइज़, टाइप, नेचर ऑफ बिजनेस पे, ठीक है। और उसके बाद ये डिफरेंस क्यों आता है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट मेथड्स के चलते और प्रिंसिपल्स ऑफ कोस्ट
अकाउंटिंग के चलते, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज़ करे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनिफॉर्म कोस्टिंग। तो इसमें क्या होता है, फिक्सेशन ऑफ कॉमन प्राइस। जब बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ जाए और उस टाइम पे प्राइस में चेंजेस करने पड़े, तो इसको हम कॉमन प्राइस रखकर सेटल डाउन कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होएगा कि प्राइस में स्टेबिलिटी बनी रहेगी और ये एक्सेप्टेबल हो, सारे मेंबर यूनिट्स इसे एक्सेप्ट करें, और जो सेलिंग प्राइस है प्रोडक्ट का वो भी फिक्स होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलायबल डाटा। जो रिलायबल डाटा वो पास्ट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है, जो मेंबर यूनिट्स ने बनाकर भेजा है उसके बेस पे सेलिंग प्राइस को मेंटेन किया जाए, एंड जो प्राइस फिक्स किया जाता है वो एक्सेप्टेबल हो। सेकेंड पॉइंट है इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कॉमन प्रोसेसेस और कॉमन ऑपरेशंस यूज़ किए जाएंगे बाय सेवरल अंडरटेकिंग्स के थ्रू, जो उसकी इनएफिशिएंट यूनिट्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा, और ये एज अ यार्ड स्टिक यूज़ किए जाएंगे ताकि उनके जो मोटिव्स हैं वो अचीव हो जाएं और परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाए बाय कंपेयरिंग द डिफरेंट डिफरेंट अंडरटेकिंग्स कॉस्ट विद प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। मतलब कि जो यूनिट्स बनी होती हैं उनकी कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर करके हम जो इम्प्रूव कर सकते हैं इनकी परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट आ गया इंटर यूनिट कंपैरिजन। अब यूनिट्स को भी कंपेयर किया जाएगा यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स को, और ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे सेवरल अंडरटेकिंग्स हैं, तो यहाँ पे यूनिटरी कॉस्टिंग होती है, तो वहाँ पे इंटर यूनिट कंपैरिजन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। तो कंट्रोल ऑफ कॉस्ट कैसे की जाती है, इनएफिशिएंट यूनिट्स को एलिमिनेट करके उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, किससे, कॉस्ट को, और ये हेल्प करती है इम्प्रूव करने में क्वालिटी को और रिडक्शन इन कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल हो गई बाय एलिमिनेटिंग अनफेवरेबल यूनिट्स। तो नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प फॉर जनरल कंट्रोल ओवर मेंबर यूनिट्स। तो यहाँ पे ट्रेड यूनियन को जो यूनिट कॉस्टिंग है वो हेल्प करती है कि जनरल कंट्रोल किया जाए ओवर मेंबर यूनिट्स पे बाय रेगुलेटिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। जैसे हमने पढ़ा फिक्सेशन होती है सेलिंग प्राइस की, तो यहाँ पे वो हेल्प करती है कि वो जो है ट्रेड एसोसिएशन अपना जनरल कंट्रोल ओवर मेंबर यूनिट्स। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प टू गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़ एंड गिविंग सब्सिडीज़। तो यहाँ पे जो यूनिफॉर्म कोस्टिंग होती है वो हेल्प करती है गवर्नमेंट को ताकि वो पॉलिसीज़ बना सके, वेज स्ट्रक्चर को, प्राइसिंग को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देख सके प्रॉपरली, एंड सब्सिडीज़ उसके बिहाफ पे दे सके। नेक्स्ट है प्रमोटिंग स्टैंडर्डाइजेशन। तो जो यूनिट कोस्टिंग है, यूनिफॉर्म कोस्टिंग होती है, एक जैसे प्रैक्टिस प्रिंसिपल यूज़ किए जाते हैं, तो वहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन आ जाती है इन केस ऑफ प्रोडक्शन के मेथड्स में और डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड में। नेक्स्ट पॉइंट है रिक्विसाइट्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म कोस्टिंग सिस्टम। कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं फॉर इंस्टॉलेशन के लिए, यूनिफॉर्म कोस्टिंग सिस्टम के लिए। फर्स्ट है कोऑपरेशन अमंग मेंबर यूनिट्स। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स इन इंडस्ट्री। एंड सेकंड है स्पिरिट ऑफ शेयरिंग एक्सपीरियंस। जो बिगर यूनिट्स होती हैं वो प्रिपेयर की जाती हैं ताकि अपना शेयर करें एक्सपीरियंस विद स्मॉलर वंस, ताकि उनका जो परफॉर्मेंस है उनकी परफॉर्मेंस को ईजिली इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है नो रिवैलरी। मतलब कि यहाँ पे कोई जेलसी वगैरह नहीं होनी चाहिए अमंग डिफरेंट यूनिट्स मेंबर्स। मतलब कि जो भी काम कर रहे हैं एक इंडस्ट्री में कितने मेंबर्स होंगे, है ना, उसमें जेलसी वगैरह नहीं होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए। फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। तो जो आइडियाज़ और मेथड्स होंगे वो फ्रीली एक्सचेंज होने चाहिए बिटवीन पार्टिसिपेंट्स, ताकि हम एनेबल कर सकें कि कैसी उनकी एफिशिएंसी है, कैसी परफॉर्मेंस है, इजीली कंपेयर कर सकें विद अनदर यूनिट से। नेक्स्ट है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स यूज़ किए जाते हैं, प्रैक्टिस मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं एक जैसी। उसके बाद है लेवलिंग द की फैक्टर्स। जो की फैक्टर्स होते हैं लाइक साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मेथड्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये सारे की फैक्टर्स हैं जो डिफरेंट कॉस्ट देते हैं डिफरेंट अंडरटेकिंग्स की विद इन सेम इंडस्ट्री। तो यहाँ पे कंपैरिजन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए एफर्ट्स मेड किए जाते हैं ताकि उसकी लेवलिंग की जाए, उन्हें सूटेबली कंपेयर करा जाए।
फिर उसके बाद आ गया कोस्ट मैनुअल। कोस्ट मैनुअल एक अकाउंटिंग प्लान है जो सर्कुलेट किया जाता है हर एक मेंबर के साथ, ठीक है, बाय सेंट्रल बॉडी। नेक्स्ट है एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन फॉर करेक्टराइजेशन। सो यहाँ पे क्या होता है, जब डिफरेंस क्रिएट करे जाते हैं लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, तो ये करेक्टराइजेशन यूज़ की जाती है कंपैरिजन करने के लिए। और जो डिफरेंस किए जाते हैं वहाँ पे एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, लाइक क्वांटिटेटिव हो, क्वालिटेटिव हो, या कोई भी इंफॉर्मेशन वो एडिक्वेट होनी चाहिए। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, जब भी आप यूनिफॉर्म कोस्टिंग कर रहे हो तो वहाँ पे सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो ही वो कलेक्शन होगी, कोऑर्डिनेशन होगा या प्रेजेंटेशन होगी इन्फॉर्मेशन की। एंड जो ये मेथड्स यूज़ किए जाएंगी वो प्रॉपरली क्लियर होने चाहिए। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ स्कीम, जो स्कीम यूज़ की जानी है वो भी क्लियरली डिफाइन हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेजेस ऑफ यूनिफॉर्म कोस्टिंग। फर्स्ट है टू मेंबर यूनिट्स। अब यहाँ पे कोस्ट कंपैरिजन इजीली हो जाता है बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स, जो हेल्प करता है वीक पॉइंट्स को पता करने में। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे सर्विसेज मिल जाती हैं प्रोफेशनल की, अकाउंटेंट की एंड कंसल्टेंट की ईजिली, और ये इतना भी महंगा नहीं पड़ता। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम यूज़ किया जाता है अकाउंटिंग सिस्टम के लिए। एंड नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो कोस्ट अकाउंटेंट है, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, वो अपॉइंट किए जाएंगे एट हेड ऑफिस, ना कि सेपरेट यूनिट्स के लिए वो अपॉइंट किए जाएंगे। और ये जो एफिशिएंसी है और प्रोडक्टिविटी है उसे इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद है ये इंक्रीज़ करता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेंबर्स एंड लेबर, और इनकी जो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट रिवील करता है प्रॉफिटेबिलिटी एंड अनप्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्ट्स एंड ऑपरेशंस, जैसे हमने इनएफिशिएंट यूनिट्स को एलिमिनेट किया था, वो एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं। और जब कट थ्रोट कंपटीशन होता है तो उस केस में ये जो जेलसीज वगैरह है वो रिमूव करता है, वो टीम वर्क में काम करते हैं सारे मेंबर यूनिट्स जो होते हैं, ठीक है। फिर हेल्प करता है वर्कर्स को भी, तो ये यूनिफॉर्म वर्क स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। और बोनस एंड अमेनिटीज़ में भी इसका जो रोल है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिफॉर्म सारा प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे इंक्रीज़ एफिशिएंसी होती है और उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है, ठीक है, क्योंकि उनकी वेज स्ट्रक्चर जो है सिमिलर होगा। एंड कोई भी ये नहीं कहेगा कि मुझे वेजेस कम मिल रही हैं, ये ऐसे कुछ, ठीक है। तो बोनस भी अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी होगा और प्रोडक्टिविटी होगा। नेक्स्ट है टू ट्रेड एसोसिएशन। जो ट्रेड एसोसिएशन है वो बेटर कंट्रोल कर पाएंगे सारे मेंबर्स के साथ और वेस्टफुल कंपटीशन को रिमूव कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद है इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो सकती है बाय रेगुलेटिंग द आउटपुट एंड प्राइसिंग ऑफ मेंबर यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद आ गया रिप्रेजेंट्स द प्रॉब्लम ऑफ यूनिट मेंबर्स। अब यूनिट मेंबर्स की प्रॉब्लम्स शो करी जाती हैं बाय ट्रेड एसोसिएशन टू गवर्नमेंट। तो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स करे ट्रेड एसोसिएशन के। पहला ये था कि वो बेटर कंट्रोल कर सकता है ओवर मेंबर्स, ताकि वो एलिमिनेट कर सके वेस्टफुल कंपटीशन को। सेकंड पॉइंट करा कि वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकता है और इम्प्रूव कर सकता है। थर्ड पॉइंट करा कि वो प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट के पास लेके जाएगा और शो करेगा। अब इसका लास्ट पॉइंट है टू गवर्नमेंट। ये एनेबल करता है गवर्नमेंट को कि वो प्रॉपरली पॉलिसीज़ मेंटेन करे। सब्सिडीज़ वाला हमने पॉइंट किया था, सेवरल इंडस्ट्रीज़ पे बेस करती है कि उनकी इन्फॉर्मेशन कैसी आई है, ठीक है, गवर्नमेंट को। तो उसके अकॉर्डिंग ही वो प्राइस फिक्स करेगी और ग्रांट करेगी सब्सिडीज़। नेक्स्ट पॉइंट है ये प्रायोरिटी देती है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट है कि ये टैक्स रेट्स को फॉर्मुलेट करती है जो भी इंफॉर्मेशन सप्लाई की जाती है बाय प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रीज़, ठीक है। ये हमारी एडवांटेजेस हो गई ऑफ यूनिट कोस्टिंग की, ठीक है, यूनिफॉर्म कोस्टिंग की। नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ यूनिफॉर्म कोस्टिंग सिस्टम। तो फर्स्ट है कि इंडिविजुअल यूनिट डिफर्स, मतलब कि जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, एक इकल्ली यूनिट जो है डिफरेंट होती है ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, ठीक है, साइज़ के बेस पे होती है। और मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, कि कौन से मेथड वो अडॉप्ट कर रही है, लोकेशन के बेस पे, एज के बेस पे,
वो कंडीशंस क्या है उस प्लांट की, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिफरेंट होने के कारण वो सबसे डिफरेंट हो जाती है। इसलिए क्या होता है कि यूनिफॉर्म कोस्टिंग के स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिस जो है इस पे अप्लाई होने डिफरेंट हो जाते हैं, डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो साइज़ है वो डिफरेंट होता है और मेथड्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड यूनिफॉर्म कोस्टिंग का मतलब हमने पढ़ा था, वहाँ पे सेम प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मोनोपोलिस्टिक कंडीशंस। तो इसमें क्या होता है कि कई बार डिफरेंट यूनिट्स की एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेट की जाती हैं बाय सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेड यूनियंस और ट्रेड एसोसिएशन के थ्रू। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है, मेंबर्स एग्री कर जाते हैं हाई प्राइस पे, तो जो कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो सफ़र करना पड़ता है उन्हें, ठीक है। वो और यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंडीशंस राइज हो जाती है। नेक्स्ट है हाई कोस्ट। स्मॉलर यूनिट्स के लिए जो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन है या ऑपरेशन की कॉस्ट है यूनिफॉर्म कोस्टिंग सिस्टम की, वो मोर हो सकती है दैन देयर बेनिफिट्स, ठीक है। तो ये उनके लिए कॉस्टली होता है स्मॉल फर्म्स के लिए। देन उसके बाद आ गया लैक ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। जनरली क्या होता है, जो मेंबर यूनिट्स होते हैं उनके पास एक कमी होती है, कई बार ट्रस्ट नहीं बन पाता और कॉन्फिडेंस नहीं होता, बट दे डू नॉट प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टेक्निकल प्रोसीजर्स, क्योंकि कॉन्फिडेंस ना होने के कारण वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं एंड कई बार हेसिटेट करते हैं, ठीक है, ड्यू टू कॉम्पिटिटर्स। एंड रिज़ल्ट क्या आता है इसका, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते एंड फर्दर उनकी यूटिलिटी जो है यूनिफॉर्म कोस्टिंग सिस्टम की रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। फिर लास्ट में पॉइंट आ गया लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, दैट इज़ कैन नॉट बी चेंज वेन एवर द नीड अराइज। अब यहाँ पे जो यूनिफॉर्म कोस्टिंग सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, स्टेबल है, वो चेंज नहीं हो सकता जब भी उसे चेंज होने की जो है ज़रूरत होगी, ठीक है। एकदम से जब डायनेमिक इन्वायरमेंट हो जाता है तो उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं, बट ये यहाँ पे चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। ये भी एक लिमिटेशन बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया इंटरफर्म कंपैरिजन। अब इंटरफर्म कंपैरिजन क्यों किया जाता है, ताकि हमें पता चले कि हमारी कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है अदर्स के मुकाबले। अब यहाँ पे जो बैलेंस शीट्स होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस होती हैं या एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये बताते हैं कि आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, स्टेबिलिटी कैसी है, सॉल्वेंसी, ग्रोथ कैसी है, बट ये नहीं बताती कि जो रिसोर्सेज होते हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, 5M होते हैं, मटेरियल, जो मैन है और मटेरियल है, उसकी यूटिलाइजेशन कैसे हो रही है, ठीक है। तो इसके बेस पे हमने इंटरफर्म कंपैरिजन करना है। इंटरफर्म कंपैरिजन का मीनिंग है कि ये एक टेक्निक है जो स्टडी करती है परफॉर्मेंस को, एफिशिएंसीज को, कॉस्ट को, प्रॉफिट्स को, ठीक है, ऑफ वेरियस कंसर्न इन एन इंडस्ट्री विद द हेल्प ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जब होगी वो हेल्प कर सकती है हमारी रिलेटिव कंपैरिजन करने में, ठीक है। जो फिगर्स होती हैं कंपैरिजन के लिए वो रिलेट करती होती हैं फाइनेंशियल रिजल्ट से। फॉर एग्जांपल पोजीशन ऑफ एसेट्स हो गया, लाइबिलिटी, प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड, जो एक्सप्रेस किए जाते हैं फाइनेंशियल रेशियोज़ में। सेकंड है कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट में वो होएगी जो कॉस्ट रेशियोज़ में एक्सप्रेस की जाएगी। लास्ट है फिज़िकल एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, ये वो होएगी जो प्रोडक्टिविटी रेशियोज़ में और परसेंटेज में शो की जाएगी। हमने 3 फिगर्स पढ़े, पहली फिगर है फाइनेंशियल रेशियोज़ में शो की जाएगी, कॉस्ट रेशियोज़ में, और परसेंटेज और प्रोडक्टिविटी रेशियोज़ में शो की जाएगी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव क्या होता है इंटरफर्म कंपैरिजन का। सो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू नो वन वीक पॉइंट। तो कंपैरिजन से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा वीक पॉइंट है। जैसे एक इंडस्ट्री है, उसके अंदर इतनी सारी यूनिट्स हैं और हम सबको कंपेयर कर रहे हैं एंड देन हमें पता लग गया कि वो वाली जो यूनिट है उसमें ये वीक पॉइंट है, तो हम उसे ईज़िली रिमूव कर सकते हैं एंड उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं इन फ्यूचर में। नेक्स्ट आ गया टू लोकेट स्पॉट्स ऑफ इन इकॉनमीज़। अगर इन इकॉनमीज़ है उस स्पॉट में तो हम उसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, बाय टेकिंग एक्शंस। टू नो वेदर द प्रॉफिट ऑफ फर्म आर एडिक्वेट। अगर एडिक्वेट है तो ठीक है, अदरवाइज उसे इम्प्रूव करना होगा बाय कंपेयरिंग। उसके बाद है टू एनेबल द मेंबर यूनिट्स टू स्टैंडर्डाइज वेरियस फंक्शंस सो दैट वेस्टेज कैन बी मिनिमाइज्ड।
अब यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन देखी जाएगी फंक्शंस की, अगर तो प्रॉपर है ओके, अदरवाइज़ इसको रिमूव किया जाएगा अगर वेस्टेज हो रही है तो, ठीक है। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स एंड नीड ऑफ इंटर फर्म कंपैरिजन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटर फर्म कंपैरिजन स्कीम। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है यूनिफॉर्म कोस्टिंग होनी चाहिए, जो हमने पहले पढ़ा कि एक जैसे प्रिंसिपल्स और मेथड्स होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इन इंडस्ट्रियल सेक्टर में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ब्रिटिश की बात करें, कुछ इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ हैं, ब्रिटिश सेंटर्स हो गए, यूरोपियन प्रोडक्टिविटी एजेंसीज़ हो गई, ये सारी एग्जांपल्स हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। और इन इंडिया की बात करें, कुछ अंडरटेकिंग्स हैं लाइक नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, द ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, द ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड प्राइसिंग, द टैरिफ कमीशन। वो अंडरटेक करते हैं सिर्फ लिमिटेड टास्क को, ठीक है, बट इंडिपेंडेंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो बाहर वाली यूनिट्स कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है, लाइक यूएस, ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिमिटेड टास्क किए जाते हैं रिगार्डिंग इंटर फर्म कंपैरिजन, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी भी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है कि इंडिपेंडेंट होने की। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड। जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग फर्म, वो डिपेंड करती है कि मैनेजमेंट को कितनी नीड है और कितनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए और कितनी एफिशिएंटली वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि वो रेलेवेंट होनी चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड हो कोस्ट के रिगार्डिंग, कोस्ट स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, वेस्टेज, मशीन एफिशिएंसी एक्सेट्रा, इन सब के रिगार्डिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मेथड्स ऑफ कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जो टाइम है और फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन है जो सबमिट की गई है बाय मेंबर्स एंड यूनिट्स, वो डिसाइड किया जाएगा एडवांस में। मतलब कि जो इंफॉर्मेशन सबमिट की जाएगी बाय मेंबर्स यूनिट्स, उसका टाइम और उसकी फॉर्म, किस फॉर्म में होगी सबमिट और किस टाइम पे होगी, वो डिसाइड किया जाएगा एडवांस में। एंड वेरियस स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ किए जाते हैं फॉर कलेक्शन, एडिटिंग के लिए, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा। ये सारे जो मेथड्स हैं, इन सब के लिए यूज़ किए जाते हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स जो आपको मेंशन होंगे, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कंपैरिजन, कौन से टाइप के कंपैरिजन होते हैं? यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ कंपैरिजन होते हैं। फर्स्ट है हमारा कंपैरिजन ऑफ मैनेजमेंट रेशोज़। तो ये डील करती हैं विद सेल, प्रॉफिट एंड एसेट्स के साथ। मोस्टली एक कंपैरेटिव पिक्चर होती है ये ऑपरेशन की, ठीक है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को जज करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को। देन फाइनेंशियल रिजल्ट, ग्रोथ, लिक्विडिटी, ठीक है। ये कंपेयर करते हैं विद अदर फर्म्स के साथ इन इंडस्ट्री और ट्रेड, ठीक है। अब जो कॉस्ट रेशोज़ होती हैं उनका कंपैरिजन बहुत सारी रेशोज़ को कैलकुलेट करके किया जाता है। एंड यहाँ पे जो एसोसिएशन होते हैं, मेंबर ऑफ एसोसिएशन होते हैं, उन्हें लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करनी पड़ती है, ठीक है। जो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है और इसमें इंक्लूड होते हैं काफ़ी सारे रेशोज़, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन ऑफ टेक्निकल डाटा। ये टेक्निकल डाटा मेनली डील करता है ऐसी इंडस्ट्रीज़ के साथ जहाँ पे प्रोसेसेस को इम्पोर्टेंस दी जाती है और मशीन्स को, ठीक है, कितनी मशीन यूज़ हुई है एंड कितने टाइम में वो काम हो रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट है यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल कितनी कंज्यूम हुई है और उसको डिवाइड करेंगे हम मैन आवर के साथ। मीन्स यहाँ पे की फैक्टर यहाँ पे मैन आवर्स को लिया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, यहाँ पे मैन आवर फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, देन क्वांटिटी के साथ किया है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ स्क्रैप, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, ऐसे ही डिफरेंट रेशोज़ बनेंगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ इंटर फर्म कंपैरिजन। तो इसका फर्स्ट आता है ये मैनेजीरियल एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है, क्योंकि हमने इनएफिशिएंट यूनिट्स जो है निकाल दिए हैं, ठीक है, बाय प्रेजेंटिंग डाटा एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर।
नेक्स्ट है कि यहाँ पे कॉन्शियसनेस क्रिएट करी जाती है अमंग पार्टिसिपेटिंग फर्म्स में। एंड उसके बाद है कि यहाँ पे रिड्यूस करी जाती है कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ इंटरफर्म कंपैरिजन। देन इंक्रीज़ होती है प्रोडक्टिविटी, क्योंकि हमने वीकनेस उसकी फाइंड आउट कर रही है और उसको हम इम्प्रूव करने वाले हैं इन फ्यूचर। देन उसके बाद प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट ऑफ एवरी मेंबर यूनिट टू मेक प्रॉपर डिसीजंस एंड एनेबल द मैनेजमेंट टू कंटिन्यू रिव्यूज़। तो यहाँ पे पॉलिसीज़ एंड ऑपरेशंस को रिव्यू किया जाता है ताकि हम प्रॉपर डिसीजंस ले सकें और मेंबर को भी प्रॉपर डिसीजन लेने की अपॉर्चुनिटी दें। ठीक है, उसके बाद आ गया यहाँ पे सेल्फ क्रिटिसिज्म होता है बाय कंपेयरिंग डेटा विद अनदर वंस। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे इवेलुएट किया जाता है डाटा, उनकी स्ट्रेंथ देखी जाती है, उनकी वीकनेसेस देखी जाती हैं। उसके बाद आ गया कि यहाँ पे बेनिफिट ऑफ रिसर्च जो है वो पास होता है ऑन टू मेंबर यूनिट्स बाय सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। देन नाइन्थ आ गया कि ये स्टैंडर्डाइजेशन में भी हेल्पफुल होता है। उसके बाद है कि गवर्नमेंट एंड जो रेगुलेटरी एजेंसीज़ हैं, रिसर्चर्स हैं, वो यूज़फुल और इम्प्रूव्ड पॉलिसीज़ बना सकते हैं। ठीक है, डेप्थ स्टडी करके और रिसर्च करके। ठीक है, ये थी हमारी एडवांटेजेस। सो नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेशंस ऑफ इंटरफर्म कंपैरिजन। तो फर्स्ट में है कि जो टॉप मैनेजमेंट होती हैं वो फील करती हैं कि उनकी सीक्रेसी जो है लॉस्ट हो जाती है इन इंटरफर्म कंपैरिजन में। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मेंबर फर्म्स होते हैं वो डिस्क्लोज़ नहीं कर पाते हैं रेलेवेंट डाटा, इसके कारण ही डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ जाती है एंड कंपैरिजन अच्छे से नहीं हो पाता। इससे ही डील करता है नेक्स्ट पॉइंट कि रिलायबल जो फिगर्स होती हैं वो मोस्टली ड्यू टू होती हैं कि रेलेवेंट डाटा जो है नहीं मिल पाता, मिसलीडिंग रिजल्ट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ पे सूटेबल बेस नहीं बनता फॉर कंपैरिजन के लिए। लास्ट पॉइंट है टाइम फैक्टर यहाँ पे इग्नोर किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी लिमिटेशंस थी ऑफ इंटरफर्म कंपैरिजन की।